हेलो ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, जैसा कि आपको पता है हम लोग टैक्स पढ़ने जा रहे हैं और टैक्स में भी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? जीएसटी। जीएसटी पहले कभी सुना है आपने? क्या होता है जीएसटी? वेरी गुड, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसा कि देखो मेरे को उम्मीद थी कि आप बता देंगे और आपने बिल्कुल सही बता दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो खत्म हो गया ना जीएसटी। चलो खैर कोई बात नहीं, बिल्कुल आपने फुल फॉर्म तो सही बताया है कि जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको शुरू करने से पहले कुछ चीजें ध्यान से सुन लो, बहुत अच्छी चीजें हैं, ध्यान से समझ लो। देखो आपको जैसा पता है हमारा पूरा टैक्स 100 मार्क्स का है। 100 में से 50 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स है एंड 50 मार्क्स कंप्राइजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो इंस्टीट्यूट ने हमारे करिकुलम में केवल दो इनडायरेक्ट टैक्स दिए हुए हैं। वन इज जीएसटी जो आप पढ़ने जा रहे हैं और अनदर वन इज कस्टम ड्यूटी। उसको कस्टम ड्यूटी बोल लीजिए, कस्टम एक्ट बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। जो पेपर आएगा, जो 50 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्स होगा आपका, उसमें इंस्टीट्यूट ने बाइफरगेशन नहीं दिया। उसमें इंस्टीट्यूट ने हमको यह नहीं बताया कि कितने मार्क्स का जीएसटी होगा और कितने मार्क्स का कस्टम होगा। बट पास्ट ट्रेंड को देखते हुए जो कस्टम होगा वो मैक्सिमम 5 to 10 मार्क्स का होगा। इससे ज्यादा कस्टम में से जल्दी कुछ नहीं पूछने वाला वो। यानी अगर हम हायर साइड भी चले जाएं तो भाई 10 नंबर का कस्टम होगा। लास्ट अटेम्प्ट में तो 5 ही नंबर का कस्टम था, हमने हायर साइड भी अगर पकड़ ले तो 10 मार्क्स का कस्टम होगा आपका। 10 मार्क्स का अगर कस्टम है तो जीएसटी कितने मार्क्स का होगा? कितने मार्क्स का होगा बेटा? 40। अब जरा समझो, एग्जाम में, टैक्स में अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो जीएसटी का दामन पकड़ लो, उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। जीएसटी में कुछ भी कहीं से भी आ जाए आपको आता होना चाहिए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो टैक्स का पेपर इजीली, बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छे से आप पास हो जाएंगे। अच्छा, हमारा जो पेपर है टैक्स का, ये सभी को पता है, हम सबका पेपर ये जो है एमसीक्यू है, विथ नेगेटिव मार्किंग और विदाउट नेगेटिव मार्किंग। विथ नेगेटिव मार्किंग, और जो बहुत कम है, नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा नहीं है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। यानी हर एक गलत क्वेश्चन पे 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। सही क्वेश्चन पे +1 होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। 50 क्वेश्चन डायरेक्ट टैक्स के, 50 इनडायरेक्ट टैक्स के। हर एक सही क्वेश्चन पे +1 होगा। हर एक माइनस किस पे होगा? गलत क्वेश्चन पे -0.25। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है और आपने उसको अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया तो कितना होगा? 0। एक बात आपको बताऊं, देखो अभी जो अभी आप पास करके आए, मे बी CS EET वगैरह जो भी आप क्लियर करके आए अपना, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन यहां नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग से फर्क क्या पड़ता है जरा वो समझिए। नेगेटिव मार्किंग होने से बच्चा कहीं ना कहीं थोड़ा घबराने लगता है, थोड़ा डरने लगता है। होता क्या है, जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको मान लीजिए लग रहा है कि इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, तब भी मन में एक थोड़ी सी ना दुखदुखी होती है कि यार लगा रहे हैं कहीं गलत तो ना हो जाए। यही अगर नेगेटिव मार्किंग ना होती तो आपको बी लगेगा, आप लगा देंगे। लेकिन नेगेटिव मार्किंग होने से एक मानसिकता समझिए कि आपको तुरंत लगेगा यार गलत ना हो जाए, छोड़ दें। हमें पहले तो वो डर अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। मतलब अगर हमें कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आता है, पता नहीं क्वेश्चन आ गया, हमने पढ़ा ही नहीं था उस क्वेश्चन के बारे में, कब पता ही नहीं हमको, तो ठीक है आप उसको स्किप कर दीजिए। लेकिन अगर आपको वो क्वेश्चन आता है, थोड़ा बहुत भी आपको लग रहा है कि नहीं इसका बी होना चाहिए या सी होना चाहिए, तो आप उसमें टिक लगा दीजिए। ठीक है ना, छोड़िए नहीं उसको। कोई केबीसी तो खेल नहीं रहे हैं कि नीचे आ जाइएगा, ऐसा तो नहीं होगा। इसका भी मैं कारण बताऊं क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। देखो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये हुआ कि जब 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत होंगे तो एक सही क्वेश्चन भी चला जाएगा। 4 क्वेश्चन गलत होने में आपके -1 होंगे ना, 0.25 ईच। अब प्रोबेबिलिटी भी ये कहती है कि जब हर क्वेश्चन का 4 ऑप्शंस होंगे, छोटे में पढ़ा होगा स्कूल में प्रोबेबिलिटी,
तो भाई 25% की प्रोबेबिलिटी है कि आपका वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। मतलब अगर 4 क्वेश्चन में आपने तुक्के मारे, जो कि आपको नहीं करने, लेकिन मान लीजिए 4 में आपने तुक्के लगाए, गेस वर्क किया, तो प्रोबेबिलिटी कहती है एक सही होगा। इसलिए फिर से समझ लीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं आता है बिल्कुल ही, तो आप उसको स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपको आता है तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, शुरू किया जाए। अच्छा, जीएसटी जैसा कि आपने बताया कि इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स पे लगता होगा कि सर्विसेज पे लगता होगा? दोनों पे लगता है, यानी गुड्स पे भी लगता है और सर्विसेज पे भी लगता है। अच्छा, ये बताना जरा, गुड्स का क्या मतलब होता है? गुड्स जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं ये रिमोट सेल करता हूं, ये मैं गुड्स बेच रहा हूं कि सर्विसेज दे रहा हूं? ये गुड्स है, बिल्कुल ठीक है। और जैसे मैं आपको क्लासेस पढ़ा रहा हूं, टैक्स पढ़ा रहा हूं, सर्विस। जीएसटी आने से पहले, जीएसटी कब आया किसी को पता है? बिल्कुल सही, 2017 में जीएसटी आया, 1 जुलाई 2017 में। जीएसटी आने से पहले सर्विसेज पे अलग टैक्स लगता था, सर्विस टैक्स होता था, इनडायरेक्ट टैक्स की मैं बात कर रहा हूं, और गुड्स पे अलग टैक्स लगते थे, एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगती थी, वैट लगता था, भी थोड़ा समझाऊंगा भी। यानी बहुत सारे टैक्सेस थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिन सब टैक्सेस को गवर्नमेंट ने लिया और एक कह सकते हैं आप उसमें मिक्सर में डाला, मिक्सी में डाला और उसको चला दिया, और जो फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ ना, उसमें एक्साइज डाल दिया, उसमें वैट डाल दिया, सर्विस टैक्स डाल दिया और उसको चला दिया। जो मिक्सचर तैयार हुआ ना, वो पता है क्या तैयार हुआ? जीएसटी। अब है क्या, उसको समझिए। पहले क्या होता था, जब हम गुड्स की बात करते थे, तो गुड्स जब मैन्युफैक्चर होते थे, मैन्युफैक्चरिंग समझते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 उस समय होता था, एक्साइज ड्यूटी लगती थी। मैन्युफैक्चरिंग के बाद जब वो गुड्स बेचे जाते थे, तो उस पे लगता था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स होता था, वो लगता था वैट। और अगर दूसरे स्टेट में बेचे जाते थे तो सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। मतलब अगर विद इन स्टेट माल बेचा जाता था तो वैट लगता था, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचा जाता था तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। ये सब आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, एक बैकग्राउंड आप समझ लेंगे तो आपको जीएसटी के कुछ फायदे, कुछ बुराइयां सब समझ में आने लगेगा। अब इससे दिक्कत क्या होती थी, जब इतने सारे टैक्सेस थे, इतने सारे अलग अलग एक्ट थे, तो एक एसएससी को, एसएससी मतलब एक टैक्स पेयर को खूब सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते थे। मतलब अगर मैन्युफैक्चरर है तो उसको एक्साइज में भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, वैट में भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, दूसरे स्टेट में बेचता है तो सीएसटी भी देखना पड़ता था, उन सबको जमा कराना पड़ता था, उन सबके रिटर्न फाइल करने पड़ते थे। इससे होता क्या था, इससे बिजनेसमैन कहीं ना कहीं बहुत हद तक परेशान था कि या तो हम व्यापार कर लें या फिर इन लॉस को संभाल लें, इनकी कंप्लायंसेस कर लें। जिसको देखते हुए गवर्नमेंट जीएसटी लेकर के आई, 2017 में लेकर के आई। क्या लगता है आपको, पूरी दुनिया में हमारा देश सबसे पहला होगा जिसने जीएसटी लाया होगा? नहीं साहब, फ्रांस ने करीब 1954 वगैरह में वहां पे जीएसटी आ गया था, वो सबसे पहली कंट्री थी, भी सब पढ़ाऊंगा आपको। यानी आप समझिए, वहां पे तब आ गया था जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे। मतलब मैं भी नहीं पैदा हुआ था, अब मेरी एज निकालोगे तो आपसे कमी निकलेगी। खैर कोई बात नहीं, हम लोग देर आए दुरुस्त आए और जीएसटी लेकर के आए। अब जीएसटी के पहले मैं आपको एक दो चीजें और खास बातें बता देता हूं। पहले क्या होता था, सपोज करो मान लेते हैं यूपी से कोई गुड्स बिका दिल्ली में, हमने यूपी से, उत्तर प्रदेश से दिल्ली में गुड्स बेचे, तो लगता था सेंट्रल सेल्स टैक्स। दूसरे स्टेट में जब बिकता था तो सीएसटी लगता था पहले, विद इन स्टेट पे वैट लगता था, दूसरे स्टेट में सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। सेंट्रल सेल्स टैक्स लगाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट समझते हैं ना, यूनियन गवर्नमेंट बोल लीजिए या सेंट्रल गवर्नमेंट बोल लीजिए। लेकिन उसका पैसा
जो भी टैक्स से कलेक्शन होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका पैसा स्टेट को दे देती थी। स्टेट से कहती थी तुम ही ले लेना, तुम ही रख लेना, तुम ही देख लेना। मतलब लगाती थी सेंट्रल, लेकिन उसने अपनी पावर डेलीगेट कर रखी थी स्टेट्स के ऊपर। अब होता क्या था, यूपी से जब कोई गुड्स मान लो दिल्ली बिके, तो होगा ये कि भाई उसमें सेंट्रल सेल्स टैक्स लगेगा, और वो सेंट्रल सेल्स टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाता था। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को? यूपी मतलब योगी जी को, कि दिल्ली केजरीवाल साहब को, मफलर वाले भाई साहब को? किसको मिलता होगा बताइए? मिलता था जहां से माल बिकता था। जो पुराना लॉ था वहां पे उस स्टेट गवर्नमेंट को मिलता था जहां से माल बिकता था। यानी अगर यूपी से दिल्ली बिका तो किसको मिलेगा? यूपी गवर्नमेंट की जेब में जाएगा। ठीक, यानी पहले वाला जो था ना, ये ओरिजिन बेस्ड टैक्स हुआ करता था। ओरिजिन बेस्ड मतलब जहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं गुड्स, वहां वाली गवर्नमेंट को टैक्स जाता था। अब इससे समझिए समस्या क्या क्या आती थी। जैसे मान लीजिए यहां से एक कार बिकी दिल्ली में, ठीक है, और उस पे टैक्स गया यूपी की गवर्नमेंट को। अब वो कार चलेगी कहां पे? कहां चलेगी? दिल्ली में चलेगी, जाहिर सी बात है। गड्ढे कहां पे होंगे? दिल्ली में। रोड कौन सी गवर्नमेंट बनवाएगी? दिल्ली वाली। कल को मान लीजिए खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो कौन सी पुलिस, कौन सी एम्बुलेंस वहां पे पहुंचेगी? दिल्ली की पहुंचेगी। अब जरा समझिए, टैक्स तो रखे बैठे हैं यूपी, योगी जी रख के बैठे हैं, लेकिन लेकिन खर्चा किसका हो रहा है? दिल्ली वाली गवर्नमेंट का, जहां पे वो गुड्स बिके। ये बहुत बड़ी खामी थी पुराने लॉ में, जो बहुत सालों से चली आ रही थी, जिसको जीएसटी में चेंज किया गया। और जीएसटी को बना दिया गया डेस्टिनेशन बेस्ड। कौन सा? मतलब आज की तारीख में सेम एग्जाम्पल को, जब यूपी से माल दिल्ली बिकेगा, तो अब सीएसटी तो नहीं लगता, अब जीएसटी लगता है। मोटा मोटा गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है। और जीएसटी का जो पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट को मिलना है, वो यूपी की स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। अच्छा, अगर इसका उल्टा कर दें, वहां से यहां पे माल आया, मतलब दिल्ली से माल बिका यूपी, अब यूपी गवर्नमेंट को मिलेगा। तो यानी एक बात कि भाई जीएसटी अगर आपसे कोई पूछे, तो आप कह सकते हैं जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, या फिर कंजम्पशन बेस्ड टैक्स भी आप इसको कह सकते हैं, राइट। इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है? ये डायरेक्ट टैक्स हम इसको क्यों नहीं कह रहे? जीएसटी आपको सबको पता है ना, इनडायरेक्ट टैक्स है कि डायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। इसको डायरेक्ट टैक्स क्यों नहीं कह रहे हम लोग? देखिए, इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है, इसका कारण समझते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या चीज होती है, एक लाइन में अगर समझ लें। सपोज करिए, मान लीजिए मैंने आपको ब्रेक दिया और आप बाहर गए, और आपने बाहर जाकर के एक 5 रुपए का पार्ले जी बिस्किट खरीद लिया, ठीक है। अगर आप उसको पीछे पलट के देखेंगे, जहां पे एमआरपी लिखी होती है, एमआरपी ₹5, वहां ब्रैकेट में भी कुछ लिखा होता है। लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। आज की तारीख में मोटा मोटा जो टैक्स उसमें जुड़ा होगा वो एक ही होगा, ब्रॉडली एक ही टैक्स होगा। कौन सा? जीएसटी। यानी उस 5 रुपए में जीएसटी जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा है? जुड़ा है। आप उस 5 रुपए को शॉपकीपर को देंगे और बिस्किट ले लेंगे और चाय में डुबो करके खा जाएंगे। अब जरा समझिए, गवर्नमेंट के पास टैक्स डिपॉजिट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी है, आपने जिसने बिस्किट खाया, कि शॉपकीपर की है जिसने माल बेचा? शॉपकीपर की है। यानी कल को अगर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता है, तो गवर्नमेंट आपको पकड़ेगी क्या? रुको रुको, तुमने वो बिस्किट खाया था उस दिन, रुको। नहीं, आपको नहीं पकड़ेगी, उस शॉपकीपर को पकड़ेगी। अब जरा समझो, जमा कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, लेकिन उसका बर्डन उसके कंधों पे नहीं पड़ा, आपके कंधों पे पड़ा है। पैसा आपकी जेब से गया है,
वो जीएसटी का इनडायरेक्ट टैक्स आपकी जेब से गया है। कैसे आपकी जेब से गया जरा बताना? जमा तो वो करा रहा है, आपकी जेब पे क्यों गया? क्योंकि आपने उसको 5 रुपए दिए थे। और अगर हम मान लें ऐसे ही जस्ट एग्जाम्पल के लिए, तो मान लें अगर, तो उसमें हम ये मान लेते हैं कि 4 रुपए 5 रुपए में से कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 4 रुपए था, जो बनाने की कॉस्ट प्लस मार्जिन 4 रुपए, प्लस 1 रुपए का मैंने ऐसे ही मान लिया, एज्यूम कर लिया कि जीएसटी था। तो आपने उसको 5 रुपए दिए, 5 रुपए में वो 4 रुपीज तो अपने पास रखेगा और 1 रुपए जमा करा देगा। किसके पास? गवर्नमेंट के पास। तो इसलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि इसका इंपैक्ट एंड इंसिडेंस दो अलग अलग लोगों पे पड़ रहा है। यानी बर्डन आपकी जेब पे है, लेकिन जमा कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, जीएसटी में आपने जैसा बताया कि गुड्स भी कवर्ड हैं और सर्विसेज भी कवर्ड है। अब इससे और क्या एडवांटेज है और क्या बेनिफिट होता है, वो भी जरा समझ लेते हैं। जैसे जब पहले जीएसटी नहीं था, तो हम लोग जब सर्विस प्रोवाइड करते थे, तब लगता था सर्विस टैक्स। यानी अभी गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये अलग एक्ट है, तब सर्विस टैक्स लगता था। मैं गुड्स वालों पे अलग लगता था एक्साइज वैट, और जो सर्विस प्रोवाइड करता था उस पर सर्विस टैक्स लगता था। हम लोग को अपना सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराना होता था। अब जरा समझिए, मैं जब आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो इसको प्रोवाइड करने के लिए भी तो मेरे को कुछ खर्चे करने पड़ते होंगे। मेरे को एसी खरीदना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें मेरे खर्चे होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। मैं एसी खरीदने गया, पहले की बात बता रहा हूं, पहले जब मैं एसी खरीदने गया, तो एसी गुड्स है कि सर्विस है? गुड्स है। तो बेचने वाले उस पे एक्साइज लगाता था, जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज लगती थी, और सेल के टाइम पे वैट भी लगता था। यानी मान लेते हैं एसी की कॉस्ट थी 40,000 प्लस 5,000 एक्साइज ड्यूटी थी, और 5,000 हमने मान लिया वैट था। ये हमने एज्यूम कर लिए सारे फिगर, यानी 50,000 का टोटल एसी था। तो मैं क्या करता था, मैं 50,000 रुपए उस शॉपकीपर को देता था और उससे एसी जो है ले लेता था। अब आज की तारीख में समझते हैं आज क्या है। आज मैं एसी खरीदने गया और मान लेते हैं वही 50,000 का एसी है, 40,000 की कॉस्ट है और 10,000 का टैक्स है। तो जो 10,000 का टैक्स होगा, वो मोटा मोटा उसका नाम क्या होगा? जीएसटी नाम होगा। यानी 40,000 की कॉस्ट है एसी की, 10,000 का जीएसटी। अब मैं एसी ले आया और मैंने एसी अपने यहां लगा दिया, 50,000 पे करके आया। गवर्नमेंट मेरे से कहती है सर जी, हमने कहा, कहती है इस एसी की कॉस्ट आप अपने यहां 50,000 मत मानिएगा। हमने कैसे ना माने 50,000? 50,000 रुपए की चेक काट के आया हूं, 50,000 रुपए दे करके आया हूं, आप कैसे कह रहे हैं कि 50,000 की कॉस्ट ना मानिएगा? कह रही नहीं, गवर्नमेंट कह रही है आप एक काम करिए, आपके फायदे की बात आ रही है। मैं कहा बताओ, मेरे फायदे की बात है तो जरूर बताओ। कहती है काम करिए, आप अपनी कॉस्ट केवल 40,000 मानिएगा। हमने कहा हम 50 दे के आए। कह रही मान गए, समझ गए, लेकिन आप अपनी कॉस्ट 40,000 मानिएगा, और ये जो 10,000 आपने जीएसटी का दिया, इसका हम आपको कुछ फायदा दे देंगे, कुछ एडवांटेज दे देंगे, कुछ क्रेडिट दे देंगे। हमने कहा मतलब? कह रही मतलब आपने एसी खरीदा। हमने कहा, कह रही पर्सनल यूज के लिए तो नहीं खरीदा, घर में लगाने के लिए तो नहीं खरीदा? हमने नहीं, हमने तो कोचिंग्स प्रोवाइड करने के लिए, क्लासेस प्रोवाइड करने के लिए खरीदा। तो कह रही ठीक है, आप अपनी कॉस्ट केवल 40,000 मानिए, आपने दिए 50 जरूर है, लेकिन 10,000 का हम आपको कुछ फायदा दे देंगे, कुछ क्रेडिट दे देंगे। बाद में जब आपसे टैक्स लिया जाएगा तो कुछ कम करवा दिया जाएगा, 10,000 का कुछ ना कुछ बाद में फायदा दे देंगे, जो मैं आपको बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगा। मैंने गवर्नमेंट से कहा ठीक है, आप 10,000 की फायदे की बात करें, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आज तक क्यों नहीं दिया? जब मैं जीएसटी नहीं था, पहले सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड था, तब एसी जब खरीदता था, तब आपने मेरे से क्यों नहीं कहा कि अपनी 50,000 की कॉस्ट ना मानिए, 40,000 की कॉस्ट मानिए, और 10,000 का हम आपको बेनिफिट दे देंगे? गवर्नमेंट कहती है भाई तब हम नहीं कर सकते थे। हमने कहा क्यों? कह रही आप रजिस्टर्ड थे तब सर्विस टैक्स में। हमने कहा सर्विस टैक्स का डिपार्टमेंट अलग मान लेते हैं। बेचने वाला रजिस्टर्ड था वैट में, और बनाता भी है तो एक्साइज में भी रजिस्टर्ड था। तो आपने उसको एक्साइज और वैट का पेमेंट किया था, उसका बेनिफिट सर्विस टैक्स में आपको कैसे देते?
यानी जीएसटी आने से एक और जो फायदा की बात है, वो ये फायदे की बात है कि आज मैं जब कोई भी गुड्स वगैरह भी खरीदता हूं अपने बिजनेस के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं, बिजनेस के लिए जब मैं खरीदता हूं तो उस पे जो टैक्स लग के आता है, जो जीएसटी लग के आता है, उसका मेरे को क्रेडिट मिल जाता है, जिसको हम लोग आईटीसी बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि भी मैंने समझाया ही नहीं है, आईटीसी पूरा पूरा पढ़ेंगे, टॉपिक है। अभी तो मोटा मोटा आपके दिमाग में ये डाल रहा हूं कि जीएसटी बेसिकली है क्या, राइट। यहां तक कुछ बात कही दिमाग के अंदर, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी है, और आज की हिस्ट्री में, मतलब इंडिया की हिस्ट्री में, इससे बड़ा रिफॉर्म इनडायरेक्ट टैक्स में कभी नहीं हुआ। यानी बहुत सारे लॉज सबस्यूम्ड हो गए जीएसटी में। सबस्यूम मतलब मर्ज हो गए, समा गए जीएसटी में, यानी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे वो समा गए। इससे बड़ा रिफॉर्म नहीं। और इससे एक फायदा भी है, एक ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ी है। क्या ट्रांसपेरेंसी, जरा समझते हैं। आपने हो सकता है ऑब्जर्व भी किया, जैसे आप मार्केट जाते हैं कहीं से कुछ खरीदने, जैसे मान लेते हैं आप बिग बाजार चले गए, ठीक है, बिग बाजार कभी ना कभी तो गए होंगे, राइट। आज आप जब बिग बाजार जाते हैं कोई सामान खरीदने, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदे, और फिर जो जब वो बिल देता है ना, तो उस बिल को अगर आप ध्यान से देखें तो उस बिल में लिखा होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने पॉन्ड्स की एक क्रीम खरीद ली, गूगली गूगली वॉश, ठीक है ना, गोरा दिखना है। अब वो 50 रुपीज की क्रीम है मान लीजिए, तो बिल में अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा होगा कि 40 रुपीज समथिंग की उसकी वैल्यू है, प्लस इतने रुपए का टैक्स है, जीएसटी, तब वो 50 बनी। पहले क्या होता था, जब जीएसटी नहीं था तब भी टैक्सेस लगते थे, जीएसटी नहीं लगता था, एक्साइज वैट वगैरह लगता था। और एक्साइज वगैरह जो भी लगता था वो बिल में नहीं दिखाया जाता था, मैंडेटरी नहीं होता था बिल में दिखाना। तो होता क्या था, आप जब पहले क्रीम खरीदते थे तब भी आपको 50 की मिलती थी, लेकिन बिल में लिखा होता था कि क्रीम 50 की। आज क्या होता है, आप जब क्रीम खरीदते हैं तो 50 आज भी है, लेकिन उसमें बाइफरकेशन होता है। यानी जिस लोगों से, जिनसे ऑडियंस बोल लेते हैं, जिन ऑडियंस से आप टैक्स ले रहे हैं, आज की तारीख में उनको पता है कि इस प्रोडक्ट पे कितना टैक्स है। बहुत से लोगों को यह भी लगता है कि भाई इतना टैक्स ले रहे हैं, पहले तो नहीं लेते थे। लेते पहले भी थे, हो सकता है रेट्स में कुछ में चेंजेस करे हैं, वो एक अलग इशू है, लेकिन लेते पहले भी थे। पहले इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, पहले सामने वाले व्यक्ति को यह पता ही नहीं होता था कि हम जो चीज का टोटल पेमेंट कर रहे हैं उसमें कितने टैक्स का पैसा दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स का, और कितने उस वैल्यू का पैसा दे रहे हैं, मे बी गुड्स मे बी सर्विस। अब आपको बिल में अलग से मेंशन करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। तो बहुत सारे प्लस हैं, बहुत सारे माइनस भी हैं। माइनस भी आपके साथ बात कर लेता हूं। जब जीएसटी आया, जैसा कि आपने बताया 2017 में आया, तो बहुत साल हो गए। 2017 में जब जीएसटी आया तो गवर्नमेंट ने एक तरीके से हम लोग कहें तो ना आओ देखा ना ताओ देखा, एक डेट अनाउंस कर रखी थी 1 जुलाई, और लगा भी दिया। जब भी कोई बदलाव आता है, हमेशा एक बात ध्यान रखना है, जब भी कोई बदलाव आता है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ दिक्कतें सभी को आएंगी, क्योंकि बहुत सालों से कुछ और ही टैक्सेस लगते थे इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम पे, और एकदम से जीएसटी आया तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, और गवर्नमेंट उसके लिए प्रिपेयर भी थी। गवर्नमेंट ने अपना सिस्टम तगड़ा करने की कोशिश करी कि दिक्कतें ना आए, लेकिन आई, जिसपे गवर्नमेंट ने दिन रात काम किया। और आज भी दिक्कतें हैं, ऐसा नहीं कि दिक्कतें पूरी तरीके से खत्म हो गई हैं, दिक्कतें आज भी हैं, गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। सबसे बढ़िया चीज क्या है जीएसटी की, जीएसटी सिस्टम पूरा का पूरा ऑनलाइन है। मतलब जीएसटी का एक पोर्टल है, पोर्टल मतलब आपकी लैंग्वेज बोले तो वेबसाइट मान लेते हैं ना, पूरा का पूरा ऑनलाइन है। पूरा पूरा ऑनलाइन का मतलब ये है कि आज आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको कहीं जीएसटी डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं और आपको बड़े इजीली रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, जब जीएसटी नहीं था तब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, तब मेरे को मान लीजिए सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराना है तो मैनुअली जाना पड़ता था। अच्छा, जब मैनुअली जाना पड़ता था तो कुछ ऑफिसर्स, ये इंडिया है, कुछ ऑफिसर्स
करप्ट भी थे। मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी करप्ट है, लेकिन आप जानते हैं, आप बड़े हो गए हैं, यानी वो कुछ भी करने से पहले उनको अंडर दी टेबल समथिंग चाहिए होती थी। गवर्नमेंट बहुत कोशिशें कर रही है कि और किसी को ऐसा ना मिले ब्राइब, मतलब गवर्नमेंट भी नहीं लेती, ठीक है। अब जरा समझिए, लेकिन पहले इतना ऑनलाइन जब सिस्टम नहीं था, तो कहीं ना कहीं आप जब ऑफिसर के सामने टकरा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपसे वो कोई डिमांड करे जो आपको देनी पड़े, और देनी पड़ती ही थी। मतलब इवन आलम तो ये था कि उसको भी देनी पड़ती थी, फिर प्यून जो आपको सर्टिफिकेट निकाल करके फाइल से देता था, उसके हाथ तब तक नहीं चलते थे जब तक उसको भी कुछ ना मिल जाओ, तो चाय पी ली। और अगर आप नहीं दे रहे हैं तो वो आपको टहलाता रहेगा, अभी हुआ ही नहीं है, अभी हुआ ही नहीं, सुबह शाम हो जाएगी, 3 दिन हो जाएंगे, 4 दिन हो जाएंगे। कहीं ना कहीं इंसान कहता है भैया करना पड़ेगा। जीएसटी आने से एक बात तो बहुत अच्छी है कि गवर्नमेंट ने बहुत चीजें, मैक्सिमम सारी चीजें ऑनलाइन कर दी, जिसकी वजह से अब 1-to-1 इंटरेक्शन बच गया। जब 1-to-1 इंटरेक्शन बच गया, तो वो जो घूसखोरी वाला सिनेरियो था, वो बहुत हद तक क्या हुआ, कम हो गया। अब आपको भागने की जरूरत नहीं। अगर आप खुद पढ़े लिखे हैं, खुद जानकार हैं, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन, अपनी कंप्लाइंसेस, अपना जीएसटी का पेमेंट, रिटर्न खुद भी कर सकते हैं। और अगर आप जानकार नहीं हैं, तो आप मेरे जैसे किसी प्रोफेशनल से मदद ले लीजिए। भाई हम लोग घूस तो नहीं लेंगे, अपनी थोड़ी बहुत फीस ले लेंगे। भाई सीए, सीएस, एडवोकेट जो भी काम करता है उससे मदद ले लीजिए, वो आपका पूरा काम कर देगा। जीएसटी की नींव आप समझिए, जब जीएसटी पूरा ऑनलाइन है, तो कहीं ना कहीं जीएसटी के लिए आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि अगर जीएसटी नेटवर्क बैठ गया, वेबसाइट बैठ गई, तो पूरे इंडिया में सारे काम रुक जाएंगे जीएसटी से रिलेटेड। ना आप अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, ना कोई जीएसटी का पेमेंट कर सकता है, ना रिटर्न भर सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने जीएसटी बनाया, और जीएसटी के साथ साथ एक जीएसटी एन भी बनाया। सर ये क्या है? जीएसटी एन का मतलब है जीएसटी नेटवर्क। अभी सब पढ़ाया जाएगा, कुछ परेशान ना होइए, सब लिखा। जीएसटी नेटवर्क बनाया जो पूरी की पूरी आईटी नीड्स देखता है, यानी एक तरीके से जो भी कमियां हैं या कैसे और फास्ट प्रोसेसिंग हो सकती है, सब कुछ देखता है। यहां तक बातें आ रही हैं समझ में? अच्छा, जितना मैंने बोला उसका 5% तो आया कि बिल्कुल ही चला गया? आया। शुरू किया जाए अब जीएसटी। चलिए शुरू करते हैं, फिर करते करते थोड़ी बहुत चीजें और बताएंगे। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नहीं, चलिए आइए देखते हैं जरा जीएसटी के बारे में। क्या है भैया जीएसटी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। शीट आप सभी के पास है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की हम लोग बात कर रहे हैं। देखते, जीएसटी is a major milestone in indirect tax reforms in independent India. आज तक इनडायरेक्ट टैक्स में इतना बड़ा बदलाव कभी नहीं आया। एक बात और बताऊं आपको, आया तो जीएसटी 2017 में, लेकिन क्या ये 2017 में ही गवर्नमेंट ने सोचा होगा कि जीएसटी ले आते और एकदम से लगा दिया? नहीं, प्लानिंग तो बहुत साल पहले से चल रही थी। इवन जब अटल जी की सरकार थी तब से ये प्लान हुआ था, लेकिन लग ही नहीं पा रहा था, बहुत सारी दिक्कतें थी। लेकिन काबिल तारीफ बात करनी पड़ेगी कि लगा दिया। हुआ क्या, अच्छा हुआ कि खराब हुआ वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन जीएसटी आज तक का इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा रिफॉर्म है, ठीक है। जीएसटी इज कॉमन एंड यूनिफाइड। कॉमन एंड यूनिफाइड देखिए मैंने ब्रैकेट में लिख भी रखा है, मतलब सिंगल टैक्स है। किस पे? गुड्स पे भी एंड सर्विसेज पे भी। यानी गुड्स हो या सर्विसेज हो, दोनों में आज की तारीख में क्या लगता है बेटा? जीएसटी लगता है, ठीक है। इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। कह रहे डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स का भी मैंने एक एग्जांपल लिया कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स बेच रहे हैं या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, तो जहां पे सप्लाई कर रहे हैं, जहां पे बेच रहे हैं, जो डेस्टिनेशन है उस गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। पहले क्या हुआ करता था? जहां से जा रहे, यानी ओरिजिन बेस्ड था पहले, राइट। इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। मतलब जेएंडके में लगता है कि नहीं लगता है?
लगता है। जब सर्विस टैक्स हुआ करता था, जब जीएसटी नहीं था, सर्विस टैक्स J&K में नहीं लगता था। बट काबिले तारीफ बात है कि अब जीएसटी सभी जगह पे ऑल ओवर इंडिया लगता है। इट एडॉन्स डुअल टैक्सेशन मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है, भी समझाता हूं, वेयर यूनियन एंड स्टेट्स लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस साइमल्टेनियसली। क्या मतलब, जरा समझिए, मेरी बात को सुनिए। जब जीएसटी की बात चल रही थी, जब तक जीएसटी नहीं आया था, तो गवर्नमेंट चाहती थी कि हम डुअल मॉडल पे ना जाएं, हम सिंगल मॉडल पे जाएं। सर इसका मतलब क्या होता है वो समझाइए, समझते हैं। जीएसटी आने से पहले जैसे एक्साइज लगता था, एक्साइज का पैसा जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में। वैट लगता था, वैट का पैसा जाता था स्टेट गवर्नमेंट की जेब में। सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, जो लगाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उसके लिए कलेक्शन के लिए कह रखा था आप ही रख लेना, किससे, स्टेट्स, यानी उसका पैसा भी स्टेट्स के पास जाता था। सर्विस टैक्स लगता था, उसका पैसा सेंट्रल के पास जाता था। मतलब कुल मिलाकर के कुछ टैक्सेस का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता था, कुछ का स्टेट गवर्नमेंट के पास आता था। भाई दोनों को पैसा चाहिए ना, देश चलाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए और राज्य सरकार को भी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए। जब जीएसटी आया, तो जीएसटी आने का मतलब था कि जो सेंट्रल इनडायरेक्ट टैक्सेस के एक्ट बने हुए हैं, जो सेंट्रल एक्ट बने हुए हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, वो भी मर्ज होने थे, वो भी खत्म होने थे, और जो स्टेट एक्ट थे वो भी खत्म होने थे, और एक टैक्स लगना था जिसका नाम है जीएसटी। तो बात यह हुई कि उस समय गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग एक काम करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी स्टेट से कहा कि हम लोग एक काम करेंगे, हम जीएसटी लगाएंगे और जीएसटी का जो पैसा आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट उस पैसे को अपने हिसाब से डिवाइड कर देगी, स्टेट्स को थोड़ा अपना रख के बाकी स्टेट्स को बांट देगी, डिवीजन कर देगी, ताकि जो लोग जमा कर रहे हैं, हम लोग आप लोग जिनके ऊपर जीएसटी लग रहा है, उनके लिए लॉ बिल्कुल सिंपल रहे कि उनको एक पैसा है जो सेंट्रल को दे देना है, अब सेंट्रल अपने हिसाब से एलोकेट कर लेगी, हमसे क्या लेना देना। ये लिखिएगा नहीं, इसमें कुछ चेंजेस है, रुकिए पूरी बात सुन लीजिए। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई नहीं, हम ऐसा नहीं चलने देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आप कह रहे हैं कि हम अपने हाथ कटवा लें, आप कह रहे हैं कि आपको पूरा पैसा मिलेगा, फिर हम आपके सामने मांगते रहेंगे आप हमारा पैसा हमको दे दीजिए, हम तो आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाएंगे। यानी स्टेट्स एग्री नहीं कर रहे, और जीएसटी लगने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और सारी स्टेट गवर्नमेंट सभी का एग्री करना जरूरी था, क्योंकि सभी के एक्ट सबस्यूम्ड होकर के जीएसटी बन रहा था। उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं होने देंगे, स्टेट्स ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमें आप पे भरोसा नहीं है। देखिए, स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट भरोसा नहीं है, पब्लिक कैसे गवर्नमेंट भरोसा करे। खैर, जब इतनी दिक्कतें आई तो इन्होंने बाहर की कंट्रीज में स्टडी किया कि बाहर की कंट्रीज में क्या होता है। आज की तारीख में करीब 160 कंट्रीज ऐसी हैं अप्रोक्सीमेटली जहां जीएसटी ऑलरेडी लगा हुआ है। जब बाहर की कंट्रीज में इन्होंने स्टडी किया तो इनको अलग अलग जीएसटी लगाने के मॉडल पता चले, बेसिकली ब्रॉडली 4 पता चले, पढ़ाऊंगा। एक मॉडल जिसमें पता चला कि जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पैसा ले लेती है जो हम लोग भी लगाना चाह रहे थे, और फिर अपने हिसाब से एलोकेट कर देती है, जिस पे स्टेट्स ने मना कर दिया। दूसरा मॉडल पता चला कि भाई दोनों पैसे अलग अलग ले लिए जाते हैं। मतलब अगर कंज्यूमर से मान लीजिए इस पेन पे टैक्स लगना है, 18% का जीएसटी लगना है, तो अगर कंज्यूमर से 9% का सेंट्रल का जीएसटी ले चाहिए और 9% स्टेट चाहिए, तो पहला तरीका यह था कि पूरा 18% सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती और फिर अपने हिसाब से 9 रख लेती और 9 बांट देती फॉर एग्जांपल, लेकिन स्टेट ने माना नहीं। तो दूसरा तरीका जो पता चला, हम लोग को जब भी लॉ बनाना होता है ना, इंडिया में जब भी कोई ऐसे बदलाव करने होते हैं ना, तो गवर्नमेंट कहती है जरा पड़ोस में झांको, बाकी देश क्या कर रहे हैं, वो देखो वो क्या करते हैं। तो पता चला कुछ कंट्रीज ने ऐसा भी कर रखा था, गिनी चुनी कंट्रीज ने, जहां पे डुअल जीएसटी लगता था। डुअल जीएसटी का मतलब
कि अगर 18% टैक्स लेना है इस प्रोडक्ट पे, तो बिल के समय ही 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी दोनों अलग अलग कर दो। आपने अगर ध्यान दिया हो, कभी कोई सामान खरीदा हो, जीएसटी आने के बाद से जो खरीदा ही होगा, बिल मिला हो या कोई सर्विसेज ली हो, बिल मिला हो, तो उसमें जीएसटी नहीं लिखा होता, उसमें लिखा होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी। उसका पर्पस ही यही है कि अगर हमारा मान लीजिए प्रोडक्ट है 100 रुपीज का, जिसपे 18% टैक्स का रेट है, तो मैं लगाऊंगा 9% सीजीएसटी का रेट है, मान लीजिए 9% एसजीएसटी। सीजीएसटी मीन सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी का फुल फॉर्म तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और सी का मतलब सेंट्रल, तो सीजीएसटी स्टैंड फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टैंड फॉर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो मैं प्रोडक्ट को बेचूंगा 100 रुपए का, 18% का टैक्स है, 9% जिसमें सीजीएसटी है, 9% एसजीएसटी है, तो मैं बिल में मालूम कैसे लिखूंगा, कुछ ऐसे लिखूंगा, मैं लिख के दिखाऊंगा आपको। मैं बिल में लिखूंगा कि वैल्यू है प्रोडक्ट की, दिख रहा है आप लोगों को, वैल्यू है 100 रुपीज की, जिसमें मैं ऐड करूंगा सीजीएसटी, कितने परसेंट बेटा, 9%, 9 रुपीज का, और मैं ऐड करूंगा एसजीएसटी, कितने रुपए, 9% के हिसाब से 9 रुपीज ऐड करूंगा, और टोटल बन जाएगा, मान लेते हैं 118। ठीक, 118 रुपए टोटल हमारे बन जाएंगे। अब जरा समझो होगा क्या। आपने कोई सामान खरीदा, मान लीजिए आपने मेरे से खरीदा, आप मेरे को पे कर देंगे 118 रुपीज, और मैं वो आपको प्रोडक्ट दे दूंगा प्लस बिल की एक कॉपी आपको भी दे दूंगा। मेरे पास आ गया 118 में 100 रुपीज तो मैं अपने पास रख लूंगा, मेरे हैं, और 18 रुपए टैक्स के हैं गवर्नमेंट के, जिसमें 9 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है हमारा है, और 9 रुपए स्टेट गवर्नमेंट कह रही है हमारा है। मतलब 9 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है मेरे को देना और किसी को मत देना, और 9 रुपए स्टेट गवर्नमेंट कह रही है, मान लीजिए मैंने यूपी में ऑपरेट किया तो यूपी गवर्नमेंट कह रही है मेरा है, मेरे को देना। अब मैं दोनों को अलग अलग पे करूंगा, हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसके लिए इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छा बनाया। हमने अपने इंडिया में, मतलब मैंने नहीं, गवर्नमेंट ने अपने इंडिया में डुअल जीएसटी का मॉडल अडॉप्ट किया। डुअल जीएसटी का मतलब जहां पे उसी प्रोडक्ट पे, उसी गुड्स पे या उसी सर्विसेज पे साइमल्टेनियसली सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगा रही है एंड स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगा रही है, उसको बोलते हैं डुअल। डुअल मतलब ही दो होता है। अब मैं क्या करूंगा, मैं सीजीएसटी 9 रुपए जमा करूंगा, एसजीएसटी 9 रुपए जमा करूंगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा मेरे को, ऑनलाइन जमा हो जाएगा। मैं जीएसटी के पोर्टल पे जाऊंगा, वहां पे कॉलम आता है सीजीएसटी का, वहां पे 9 रुपीज मान लीजिए लिख दूंगा, बगल में एसजीएसटी का कॉलम आता है नीचे, मैं एसजीएसटी 9 रुपए लिख दूंगा और जमा कर दूंगा वहीं बैठे बैठे। जैसे ही मैं जमा करूंगा, उनका सॉफ्टवेयर अपने आप, मेरे खाते से तो 18 रुपए चले गए, वो अपने आप 9 रुपए पहुंचा देगा सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में, और 9 रुपए पहुंचा देगा। भाई मेरे पास से पैसा गया तो किसी के पास तो पैसा आता है ना, जो टैक्स का पैसा हम लोग जमा करते हैं गवर्नमेंट के पास जाता है, तो वो 9 रुपए उनके पास पहुंचा देगा सेंट्रल के पास, और 9 रुपए जो रिस्पेक्टिव स्टेट है। यानी हम लोग डुअल मॉडल फॉलो करते हैं। ज्यादा सिंपल तो तब हो सकता था अगर हम लोग सिंगल मॉडल फॉलो करते कि एक टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ले ले और फिर अपने हिसाब से एलोकेट कर दे, लेकिन उस पर कंसेंसस नहीं बना, स्टेट्स ने एग्री नहीं किया, इसलिए हम लोग डुअल मॉडल फॉलो करते हैं। बट डुअल मॉडल फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दिल्ली जाकर के जमा कराना पड़ता है और स्टेट में जहां योगी जी बैठते हैं या जो भी स्टेट की बात है वहां जमा कराना पड़ता है। पोर्टल है, पोर्टल पे हम जमा कराते हैं, वो ऑटोमेटिकली इतना अच्छा बनाया हुआ उन्होंने कि वो एलोकेट कर देता है। राइट, अब पढ़ के देखिए क्या लिखा है, अब आपको समझ में आएगा। देखिए लिखा है, इट एडॉन्स डुअल टैक्सेशन मॉडल, कह रहे हैं यहाँ पे आपका डुअल टैक्सेशन मॉडल लगता है, जहां पे यूनियन, यूनियन का मतलब क्या कह सकते हैं आप, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन का मतलब सेंट्रल बेटा, एंड स्टेट्स लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस साइमल्टेनियसली। लेवी का मतलब टैक्सेस लगाना, इंपोज करना, कलेक्ट का मतलब, कलेक्शन का मतलब लेना, ठीक है। तो जहां पे सेंट्रल और स्टेट दोनों लगा रहे हैं, एमसीक्यू के लिए आपसे पूछ सकता है जीएसटी कौन से पे है, तो आप कहेंगे भैया क्या है, डुअल टैक्सेशन मॉडल है। कौन सा है बेटा, डुअल टैक्सेशन मॉडल है। यहां तक बात क्लियर। चलिए आगे चलते हैं फिर। तो इट हैज बीन डिजाइंड टू बी फुली ऑटोमेटेड एंड ऑनलाइन। ऑनलाइन तो मैंने आपको बताया, रिटर्न भरना हो, रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना हो, टैक्स जमा करना हो,
कहीं ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन हो सकता है। ऑटोमेटेड यानी ऑटोमेटिक से ये वर्ड बना है। ऑटोमेटेड क्यों है वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा, कैसे ऑटोमेटेड है, सॉफ्टवेयर में क्या अच्छाइयां हैं। लेकिन इसके लिए, इन पूरे के लिए ऑनलाइन करने के लिए अपने को क्या चाहिए? एक तगड़ा जीएसटी सिस्टम चाहिए, जिसके लिए गवर्नमेंट ने एक जियान पोर्टल बनाया, जीएसटी नेटवर्क। एक जियान पोर्टल कॉल्ड जीएसटीएन। जीएसटीएन का फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी नेटवर्क इज बीइंग यूज्ड टू एंश्योर वर्किंग ऑफ जीएसटी सिस्टम, ताकि जीएसटी सिस्टम चलता रहे, विच इज द आईटी बैकबोन ऑफ जीएसटी। आईटी बोले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैकबोन ऑफ जीएसटी। ये बंद हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। हालांकि कई बार अभी भी आ जाती है दिक्कत, कई बार आ जाती है, कई बार इनकी साइट क्रैश कर जाती है कि 750 यूजर भर रहे हैं या इतने यूजर भर रहे हैं, अभी साइट नहीं चलेगी। लेकिन गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है और तब से तो बहुत सुधार है और आगे भी उम्मीद करते हैं कि सुधार रहेगा। जब इनिशियली आया था तो बड़ी दिक्कतें थी, 2-2 3-3 घंटे लग जाते थे एक रिटर्न भरने में, पूरी इंफॉर्मेशन डाल करके सबमिट करा, सेव किया, सेव करते उड़ गया। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत काम किया उसके ऊपर, तारीफ कर सकते हैं, हालांकि बुराई करने वाले भी बहुत हैं। ठीक है, तो a giant portal called GST network is being used to ensure working of the GST system, which is the IT backbone of GST। यहां तक क्लियर हो गया? अब इसके बाद ये एक पढ़ने जा रहे हैं जीएसटी काउंसिल। जरा मेरी तरफ देखिए, जैसे जीएसटी आया तो एक बार जैसे जीएसटी आ गया, इसके बाद आपको क्या लगता है जीएसटी में कोई बदलाव, कोई अमेंडमेंट्स करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी, जाहिर सी बात है, और बहुत सारे गवर्नमेंट ने अभी तक करे भी हैं और कर भी रही हैं। भाई जैसे ऐसे लोगों को जो दिक्कतें या गवर्नमेंट को लगेगा ये हो सकता है, तो चेंजेस तो करने पड़ते हैं। अब जब भी कोई चेंजेस करे जाएंगे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी से होगा कि स्टेट गवर्नमेंट की? जाहिर सी बात है दोनों का एग्री होना जरूरी है, जिसके लिए इन्होंने एक हाई पावर फेडरल बॉडी बनाई, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो उसके चेयरमैन हैं, चेयरमैन बोल लीजिए, चेयरपर्सन बोल लीजिए, और बाकी सारे स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर उसके मेंबर हैं। और इस पे वोटिंग से काम होता है, मतलब कोई भी चेंजेस होने हैं, कोई भी अमेंडमेंट्स आनी है, तो जीएसटी काउंसिल उसको रिकमेंड करता है, फिर बाद में उसको पास किया जाता है। क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है, कोई भी लॉ आएगा तो उसके साथ चेंजेस आएंगे और आ भी रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। अ हाई पावर फेडरल बॉडी called GST Council has been established। एक जीएसटी काउंसिल बनाया गया आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। क्यों बनाया गया? ये करेगा क्या? पॉलिसी मैटर्स डिसाइड करेगा, प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट करेगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी के लिए। यानी बेसिकली जीएसटी काउंसिल ब्रॉडली जितने भी चेंजेस होने हैं पॉलिसी से रिलेटेड वगैरह, वो सब देखेगा या कैसे बेहतर लग सकता है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट को लगा, जीएसटी आया, गवर्नमेंट को लगा, मान लेते हैं इस प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट ने लगा दिया 18% का जीएसटी। कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि नहीं यार, इस प्रोडक्ट के लिए 18% रेट ज्यादा है, इसको कम कर देते हैं। तो कम करने के लिए अमेंडमेंट आएगी, या वाइसे वर्सा भी लग सकता है कि गवर्नमेंट को लगा 18% तो कम है, हम लोग इस रेट को बढ़ा देते हैं। तो जीएसटी काउंसिल ये सारी चीजें देखता रहता है। राइट, कुछ पूछना हो तो पूछते चलिएगा। कुछ पूछना है? नहीं? कोई डाउट नहीं किसी को? है कोई डाउट? नहीं। अब अगला जो टॉपिक होने वाला है ये एमसीक्यू के लिए रामबाण है, इससे फटाक से एमसीक्यू बन सकते हैं। जरा देखते हैं क्या क्या। बेसिक समरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या पहली कंट्री जिसने जीएसटी जहां पे लगा वो कौन सी है? तो कब लग गया था? मतलब हम लोग कछुए की चाल चल रहे हैं या उससे भी धीमे, ये तो पता नहीं, लेकिन लग गया अब हमारे यहाँ भी। वहां 1954 में लगा, हमारे यहाँ 2017 में लगा। ठीक है, अच्छा देखो एक बात तो और समझो, हम इंडिया वाले अगर कभी किसी चीज में पीछे हो भी गए तो हमारी कोशिश होती है कि कुछ तो ऐसा कर जाएं जिससे हम आगे हो जाए, हमारा नाम हो जाए। जीएसटी लगाने तो बहुत लेट हो गया, लेकिन जीएसटी के जो रेट डिसाइड करे गए, रेट का मतलब जरा समझिएगा, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या सभी प्रोडक्ट पे सेम रेट लग सकता है? मान लीजिए पेन पे और एसी पे क्या जीएसटी का रेट सेम कर सकते हैं?
नहीं, जाहिर सी बात है, जो ऐसे आइटम है, जो लग्जरी आइटम है, उस पर गवर्नमेंट जीएसटी का रेट थोड़ा ज्यादा रखना चाहती है, कुछ आइटम्स पे कम भी रखना चाहती है। तो गवर्नमेंट ने अलग अलग रेट स्ट्रक्चर बनाए जीएसटी को लेकर के, जिसमें अगर मैं बात करूं अलग अलग रेट की, तो जिसमें जो सबसे हाईएस्ट अपने यहां स्लैब रखा गया, हाईएस्ट रेट रखा गया, ये स्लैब बोल लीजिए, रेट बोलिए, हाईएस्ट रेट था हमारे इंडिया में 28%, यानी कुछ कुछ ऐसे हैं जिसपे 28% तक का जीएसटी लगता है। पूरे वर्ल्ड में 160 कंट्रीज में कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसमें इतना हाई जीएसटी का रेट है। अर्जेंटीना है जहां 27% है, बट हमें आगे निकलना था, गवर्नमेंट ने कहा किसी चीज में तो नाम कमाए, तो गवर्नमेंट ने 28 रखा। देखते हैं, इंडिया हैज द हाईएस्ट टैक्स स्लैब इन द वर्ल्ड, दैट इज 28%, नेक्स्ट ओनली टू अर्जेंटीना, जहां पे कितना है, ठीक है, ऑलमोस्ट 160 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड फॉलो जीएसटी स्कीम ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इंडियन जीएसटी हैज 4 रेट स्ट्रक्चर, रेट तो और भी है ब्रॉडली, लेकिन ये 4 हैं। कुछ पे 5% लगता है, कुछ पे 12, कुछ पे 18%, कुछ पे 28%, विथ सेस ऑन सिन गुड्स एंड लग्जरी आइटम। सर ये क्या है, सेस ऑन सिन गुड्स एंड लग्जरी आइटम? जरा सुनिए आप मेरी बात, मजेदार बात बताता हूं। जीएसटी ना आने के पीछे एक जो रीजन था वो तो मैंने आपको बताया कि स्टेट एग्री इसलिए नहीं कर रहे थे कि उन्होंने कहा अगर आपको पूरा पैसा मिल जाएगा पहले ही, हमको कुछ नहीं मिलेगा, तो हमें आपसे बार बार मांगना पड़ेगा, और अगर आप डिले करेंगे तो हमें दिक्कत होगी, इसलिए डुअल जीएसटी आया। उसके बाद भी बहुत सारे स्टेट्स नहीं मान रहे थे। उनसे जब पूछा गया कि भाई अब क्या दिक्कत है आपको, तो उन्होंने कहा कि जीएसटी आने की वजह से हमें ऐसा लगता है, स्टेट्स ने कहा हमें ऐसा लगता है कि हमारा रेवेन्यू कलेक्शन कम हो जाएगा, हमें जो टैक्स का पैसा आज मिलता है, स्टेट ने कहा हमें लगता है जीएसटी आने की वजह से हमें कम मिलेगा। सेंट्रल ने कहा ऐसा नहीं है, वक्त के साथ आपको बराबर मिलने लगेगा। उन्होंने कहा हमें नहीं लगता, हम नहीं आने देंगे। सेंट्रल ने स्टेट से कहा ठीक है, हम वादा करते हैं आपसे कि अगर जीएसटी आने की वजह से आपका कलेक्शन कम हुआ तो हम आपको रिम्बर्स करेंगे। सेंट्रल ने कहा हम आपको पैसा देंगे जितना आपका नुकसान हुआ। मतलब अगर जीएसटी ना आता, तो अगर आपको लगता है कि आपका 1 करोड़ रुपए का टैक्स होता और जीएसटी आने की वजह से आपका 80 लाख का कलेक्शन हुआ, 80 लाख रुपए का, तो हम वादा करते 20 लाख रुपए हम आपको देंगे। स्टेट ने कहा वादे तो हम भी बहुत करते हैं लोगों से, हमको मत सिखाइए, वादा नहीं, हमको लिखित चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, हम इसके लिए भी लिखित में एक एक्ट बना देते हैं, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट, एक और एक्ट बना दिया गया। ये तो जो पढ़ रहे हैं वो तो है ही, एक और एक्ट भी है, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट, वो भी आपके में है, पढ़ेंगे, जिसमें ये लिख दिया गया, नाम से ही समझ में आ रहा है, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट, कि अगर स्टेट का कलेक्शन कम हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को वो पैसा देगी। पहले 5 सालों के लिए वो लाया गया कि 5 साल बाद तक तो चलिए सब सही हो जाएगा, पहले 5 साल अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम आपको देंगे। सेंट्रल ने कहा कि हम बोल तो आए हैं कि हम आपको देंगे, लेकिन हम कहां से देंगे? बोल तो है उनके सामने कि देंगे, देंगे कहां से? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की कमाई कहां से हो रही, वो कहां से देगी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, लेने के लिए कौन बैठे हैं? पब्लिक बैठी है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स चुने, कुछ ऐसी चीजें चुनी जो उनको लगते हैं पापी आइटम्स हैं, सिन गुड्स हैं, जैसे पान मसाला, टोबैको, चैनी खैनी, और गवर्नमेंट ने उनकी लिस्ट बनाई, और गवर्नमेंट ने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि इन पे जो जीएसटी लगता है वो तो लगेगा ही लगेगा, साथ में इसके अलावा इन गुड्स पे जीएसटी कंपनसेशन सेस और लगेगा।
सेस क्या होता है? टैक्स का ही एक दूसरा नाम है। जीएसटी कंपनसेशन सेस और लगेगा जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और उसी से ही जिस स्टेट की भरपाई करनी है करेगी। यानी गवर्नमेंट की मजेदार बात समझिए, बोल तो सेंट्रल रही है कि उसमें लिखा है सेंट्रल भरपाई करेगी, और सेंट्रल लेकिन कहां से भरपाई कर रही है? लोगों से लेके। सभी गुड्स पे सेस लगता है क्या? नहीं, सब पे नहीं लगता, कुछ गुड्स पे सेस भी लगता है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की बात नहीं कर रहे, वो इनकम टैक्स में लगता है। यहां पे हम कौन सी सेस की बात कर रहे हैं? जीएसटी कंपनसेशन सेस की बात करें। जरा देखते हैं क्या लिखा है। इंडियन जीएसटी हैज 4 रेट स्ट्रक्चर, 5%, 12%, 18%, 28%। विथ इसके अलावा सेस है सिन गुड्स पे, लग्जरी आइटम्स पे, दैट इज जिनको डीमेरिट गुड्स बोल सकते हैं, लाइक पान मसाला, टोबैको प्रोडक्ट्स, मोटर कार, कोल, एरिएटेड वाटर्स एसेट्रा। यानी इन पे जीएसटी भी है एंड इसके अलावा जीएसटी कंपनसेशन सेस भी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो उस पे रेट जो जीएसटी का है वो अलग है, कम है, 3% का केवल रेट है। देयर इज ए स्पेशल रेट ऑफ 3% ऑन प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड। गोल्ड पे कम क्यों रखा? गोल्ड वैसे भी कॉस्टली होता है, हाई वैल्यू का होता है। अगर उस पर 18%, 28% कुछ ऐसा लगा देंगे तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट ने कहा 3% से ही हमको संतुष्टि, 3% ही अपने आप पे गवर्नमेंट का अच्छा कलेक्शन हो जाएगा। तो देयर इज ए स्पेशल रेट्स ऑफ 3% ऑन प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड। क्लियर? अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, फिर आगे पढ़ेंगे, पहले मेरे को सुनिए। दो चीजें होती हैं, एक होती है इंटर स्टेट सप्लाई और एक होती है इंट्रा स्टेट सप्लाई। सर फिर से बोलिए, मैं लिख भी देता हूं, आगे पढ़ाऊंगा भी आपको। कुछ बोल रहे हैं आप लोग, क्या बोल रहे हैं? एक होती है इंटर स्टेट सप्लाई बेटा, और एक होती है कौन सी सप्लाई बताइए? इंट्रा। क्या होती होगी पता है आपको? बताओ। है? बिल्कुल, देखिए मैं बताता हूं आपको। जब कोई भी गुड्स वगैरह, सर्विस वगैरह विद इन स्टेट सप्लाई होता है, विद इन स्टेट, तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाती है, इंट्रा। और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई होता है तो वो इंटर स्टेट सप्लाई कहलाती है। राइट? मतलब अगर कानपुर से मैंने गुड्स बेचे, कानपुर, कानपुर से गुड्स बेचे कानपुर में, तो इंटर है कि इंट्रा है? इंट्रा है। कानपुर से मैंने गुड्स बेचे आगरा में, अभी भी ये इंट्रा ही है, क्योंकि आजकल आगरा भी यूपी में ही आ रहा है, कानपुर भी यूपी में है, तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है। लेकिन कानपुर से अगर मैंने बेचे मुंबई में, महाराष्ट्र में, ये इंटर स्टेट सप्लाई है। अब एक बात समझिएगा, एक जो अगली दिक्कत और आई गवर्नमेंट को जीएसटी लगाते समय, वो क्या आई समझिए। जैसे मैं मान लेता हूं कानपुर में आपको सप्लाई कर रहा हूं सर्विसेज, तो मेरे को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है यूपी में, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है, यूपी में रजिस्ट्रेशन लेना है। यूपी में रजिस्ट्रेशन लेने का मतलब है यूपी गवर्नमेंट के पास मैं रजिस्टर्ड हो गया, साथ में सेंट्रल का भी हो गया, उसी में अलग अलग नहीं लेना पड़ता। कोई अगर महाराष्ट्र में जिसका बिजनेस है, उसको महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट में जीएसटी का लेना, मतलब ऑनलाइन ही हो जाएगा। जैसे बिल में हम लोग लगाते हैं ना सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो जैसे मैं अगर यूपी, विद इन यूपी सप्लाई कर रहा हूं, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का मतलब यूपी जीएसटी, स्टेट का नाम अगर बोल दूं तो यूपी जीएसटी। अब जरा समझिए, मैं गुड्स बेचता हूं, मान लीजिए विद इन कानपुर बेचता हूं या विद इन यूपी बेचता हूं, तो मैं बिल में लगाऊंगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और जाहिर सी बात है एसजीएसटी मेरे लिए यूपी जीएसटी रहेगा, क्योंकि मैं यूपी में रजिस्टर्ड हूं, मैं यूपी में ऑपरेट कर रहा हूं। और उसका पैसा भी सेंट्रल के पास सीजीएसटी का चला जाएगा और एसजीएसटी का पैसा स्टेट गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम समझिए,
मान लीजिए मैंने यूपी से माल बेचा दिल्ली में। अब यूपी से माल अगर मैंने दिल्ली में बेचा और मैंने बिल में लगा दिया सीजीएसटी एसजीएसटी, तो सारा मामला फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि सीजीएसटी जो लगाया वो तो सेंट्रल के पास चला गया, एसजीएसटी जो लगाया वो चला जाएगा यूपी गवर्नमेंट के पास, क्योंकि मैं तो यूपी में रजिस्टर्ड हूं। जबकि अभी आपने पढ़ा कि जीएसटी ओरिजिन बेस्ड नहीं है, डेस्टिनेशन बेस्ड है। तो मैं एसजीएसटी कैसे लगाऊं बिल में? या तो मैं अपना रजिस्ट्रेशन दिल्ली में भी कराऊं, दिल्ली में भी कराऊं। अगर ऐसा रख देती गवर्नमेंट, ऐसा होता नहीं, अगर ऐसा रख देती तो इससे दिक्कत क्या थी? मैं यूपी से माल दिल्ली बेचता हूं तो मैं दिल्ली में भी रजिस्ट्रेशन कराऊं जीएसटी का, महाराष्ट्र बेचूंगा तो वहां भी कराऊं, गोवा बेचूंगा वहां भी कराऊं। कहने का मतलब जहां जहां मेरे को बेचना पड़ेगा मेरे को सब जगह रजिस्ट्रेशन कराते फिरना पड़ेगा, क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड है। अब ये जो समस्या आई, कुछ जा रहा है दिमाग में कि बाउंस हो रहा है? जा रहा है। ये जो समस्या आई इसका समाधान निकालने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कहा कि जब एक स्टेट से कोई इंसान दूसरे स्टेट्स में गुड्स वगैरह सप्लाई कर रहा है तो ना वो बिल में सीजीएसटी लगाएगा ना वो बिल में एसजीएसटी लगाएगा। मतलब जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं जीएसटी तो लगेगा, वो बिल में लगाएगा आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमने कहा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हमने कहा क्या है ये? आईजीएसटी क्या है? आईजीएसटी समझो, मैं आपको एक लाइन में आईजीएसटी समझा दूंगा, मेरे को देखना। ये मेरे हाथ में आपको कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, चश्मा लगा तो एक पेपर है, मन की आंखों से देखो बेटा। हाँ, मान लो मेरे इस हाथ में सीजीएसटी है और मेरे इस हाथ में एसजीएसटी है। मैंने दोनों को लिया, एक एनवलप पे डाला और उस एनवलप को बंद कर दिया। अब उस एनवलप को बंद कर दिया तो वो एनवलप बन गया इंटीग्रेटेड जीएसटी, यानी आईजीएसटी अपने आप में कुछ नहीं, आईजीएसटी कॉम्बिनेशन है। तो गवर्नमेंट ने मेरे से कहा कि अगर आप यूपी से माल दिल्ली बेचते हैं तो आप बिल में, क्योंकि ये इंटर स्टेट सप्लाई है, आप बिल में आईजीएसटी लगाओ। हमने कहा सर लगा तो दिया, कितना लगाऊं? कह रहा अभी तो आपको बताया कि जितना सीजीएसटी प्लस लिफाफे के अंदर क्या है, दोनों चीजें। तो मान लीजिए इस पे, इस प्रोडक्ट पे रेट है, इस प्रोडक्ट पे सीजीएसटी का रेट है 9%, आईजी और एसजीएसटी का भी रेट है 9%, तो मैं जो आईजीएसटी लगाऊंगा वो 18% लगाऊंगा। मतलब गवर्नमेंट ने पूरे एक्ट में आईजीएसटी का कहीं कोई रेट अलग से नहीं मेंशन किया, केवल इतना लिखा कि आईजीएसटी जो होगा वो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी के रेट का टोटल होगा। हमने कहा हमने लगा दिया। हमने कहा आप क्या करें? कह रहा आपने लगा दिया, आप माल बेच दो, बिल में आपने लिखा वैल्यू 100 रुपए और आईजीएसटी 18%, 18 रुपीज, 118 रुपीज का आप बेच दो। हमने कहा बेच दिया। कह रहा आप आईजीएसटी 18 रुपए आप पे कर दो सेंट्रल गवर्नमेंट को। मतलब हम पे करेंगे आईजीएसटी के नाम पे, वो अपने आप सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अलग खाता है वहां चले जाएंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से 9 रुपए खुद रख लेगी, अगर 18 रुपीज पे करे तो आधे खुद रख लेगी और आधे दे देगी कौन से वाले स्टेट को? डेस्टिनेशन वाले, जहां पे माल बेचा गया है, जहां जो डेस्टिनेशन है। अब आप कहेंगे इसमें स्टेट को दिक्कत नहीं हुई? आपके दिमाग में तुरंत एक डाउट आया होगा कि इसमें दिक्कत नहीं हुई, पहले वाले में दिक्कत थी, जो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगाए, स्टेट ने कहा अगर आपके पास चला जाएगा तो हमारे हाथ कट जाएंगे, हमें आपसे पूरा पैसा लेना पड़ेगा। आईजीएसटी में भी तो यही हुआ, आईजीएसटी में भी थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को समझाया कि बिना इसके तो लॉ बन ही नहीं पाएगा। हम एसएससी से ये थोड़ी ना कह सकते कि तुम जहां जहां माल बेचते जाओगे वहां वहां रजिस्ट्रेशन कराते जाओ। कह रहे इतना तो आपको भरोसा करना पड़ेगा, हमने वैसे तो प्राइमा फेसी विद इन स्टेट बिक रहा है तो वैसे ही अलग कर दिया है, आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा। और जो एक माल एक स्टेट से दूसरे स्टेट मिल रहा है तो हमारे पास आ जाएगा और हम लोकेट कर देंगे, उसका भी सॉफ्टवेयर बना देंगे। आज की तारीख में यानी जब गुड्स या सर्विसेज विद इन स्टेट सप्लाई होती है तो उसको हम लोग इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं, और उस पे बिल में लगता है सीजीएसटी एज वेल एज एसजीएसटी। लेकिन जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई होती है तो उसको हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं और बिल में लगता है आईजीएसटी।
जिसका पैसा चला जाता है सेंट्रल के पास, बाद में सेंट्रल उसमें से आधा निकाल के खुद ले लेती है और आधा कर देती है एलोकेट। हमारा झंझट नहीं, हमने अपना रिटर्न भर दिया, अपनी डिटेल्स बता दी, हमने कहां बेचा, बाकी गवर्नमेंट अपने हिसाब से करती है। यहां तक समझ में आ गया? सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये दोनों चीजें समझ में आ गई। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जो छोटे में आपने पढ़ी भी होंगी, जो स्टेट्स नहीं होती, यूटीज होती हैं। पढ़ी आपने? यूनियन टेरिटरीज, यूटी। छोटे में शायद स्कूल में पढ़ाया गया हो, या हो सकता है जब मैम पढ़ाती हूं तो आप पीछे से कॉपी पेस्ट फाड़ फाड़ के किसी के ऊपर फेंक रहे होते हो। यूनियन टेरिटरी जहां पे खुद की स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती, मतलब बेसिकली बहुत पीछे चले जाएं तो यूनियन टेरिटरीज का दर्जा ऐसी जगह को दिया गया जहां पे ऐसा लगा कि ये ऐसी छोटी जगह हैं या अनऑर्गेनाइज जगह हैं जहां पे खुद की स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि अगर बना दी तो स्टेट मैनेज नहीं कर पाएगा। उन सारी चीजों को सेंट्रल ने अपने अंडर ले लिया, वो हो गया यूनियन टेरिटरी। जिसमें दो ऐसी हैं जहां पे खुद का आज की तारीख में यूनियन टेरिटरी भी है और स्टेट भी, खुद का लेजिस्लेचर है। दिल्ली, दिल्ली यूटी है कि स्टेट है? और वहां पे लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी है। और एक और है पुडुचेरी, जिसको पहले पौंडीचेरी बोलते थे, पुडुचेरी बोलते हैं, क्यूट सा लगता है बोलने में। ये दो ऐसी यूटीज हैं जहां पे खुद का लेजिस्लेचर है, बाकी यूटीज में खुद का लेजिस्लेचर नहीं है। अब जब वहां पे खुद का लेजिस्लेचर नहीं है तो वहां पे जब विद इन यूटी माल बिकता है तो बिल में सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी नहीं लगता, बिल में सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगता है। जैसा स्टेट, जैसा हम लोग तो स्टेट में हैं, अब जैसे मान लीजिए आप यूपी में कहीं कुछ खरीदने जाएंगे और आप ढूंढते रह जाएंगे, बिल में आपको यूटीजीएसटी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? आप वो भाग्यशाली लोग हैं जो स्टेट में रहते हैं, यूटी में तो आप नहीं रह रहे हैं, तो आपको सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी दिखेगा। और कोई इंसान जहां जो यूटी में रहता होगा, जहां पे खुद की स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, वो जब कोई सामान विद इन यूटी खरीदता होगा तो बिल में लगता है सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। रेट वही होता है, रेट प्रोडक्ट का ऑल ओवर इंडिया सेम है, जीएसटी का जो रेट है। लेकिन जब एक यूटी वाला उस यूटी से बाहर किसी और यूटी को बेचता है या उस यूटी से बाहर किसी और स्टेट को बेचता है, तो अगेन सीजीएसटी यूटीजीएसटी नहीं लगता। क्या लगता होगा? आईजीएसटी। फिर से समझते हैं, थोड़ा समराइज कर लेते हैं। एक स्टेट से आपने दूसरे स्टेट में माल बेचा, क्या लगेगा? हाँ, इंटर स्टेट सप्लाई लगेगा क्या? आईजीएसटी। एक स्टेट से दूसरे स्टेट, आईजीएसटी। एक स्टेट से दूसरे यूटी, एक स्टेट से दूसरी यूटी, बॉर्डर, आप ये समझो स्टेट का एक बॉर्डर आ गया, जैसे ही बॉर्डर पार हो गया, बॉर्डर इंडिया वाला ना समझना, स्टेट वाले बॉर्डर, जैसे बॉर्डर क्रॉस हो गया आईजीएसटी के दायरे में हम लोग आ जाते हैं। एक स्टेट से दूसरी यूटी, आईजीएसटी लगता है। एक यूटी से दूसरी यूटी, आईजीएसटी लगता है। एक यूटी से दूसरा स्टेट, आईजीएसटी लगता है। अभी चारों में आईजीएसटी बोला है। एक स्टेट से दूसरा स्टेट, आईजीएसटी। एक स्टेट से दूसरी यूटी, आईजीएसटी। एक यूटी से दूसरी यूटी कोई और, आईजीएसटी। और एक यूटी से दूसरा स्टेट, आईजीएसटी। इसके अलावा और आगे एक स्टेट से उसी स्टेट में माल बेचा, स्टे विद इन स्टेट, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। विद इन यूटी माल बेचा, सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। अभी तक मैंने आपको देखो क्या क्या पढ़ा दिया, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, एक और पढ़ाया है, बता सकते? जीएसटी कंपनसेशन सेस। वो तो लगना होगा तो सब जगह लगेगा, जिस प्रोडक्ट पे लगना है, वो चाहे वो प्रोडक्ट विद इन स्टेट बिके या आउटसाइड स्टेट बिके। विद इन स्टेट बिकेगा तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी प्लस जीएसटी कंपनसेशन सेस, अगर उस प्रोडक्ट पे लगना है तो। अगर लगना ही नहीं तो बात ही खत्म। आउटसाइड स्टेट बिकेगा तो आईजीएसटी प्लस जीएसटी कंपनसेशन सेस। विद इन यूटी बिकेगा तो सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी प्लस जीएसटी कंपनसेशन सेस। आउटसाइड यूटी बिकेगा, आउटसाइड यूटी बिकेगा तो आईजीएसटी प्लस जीएसटी कंपनसेशन सेस, वो तो लगेगा। यहां तक बात समझ में आई? पढ़ाते समय मैं बार बार बोलूंगा सीजीएसटी, एसजीएसटी, बट जब मैं एसजीएसटी बोलूंगा तो आप अपने आप समझ लीजिएगा कि स्टेट है तो एसजीएसटी और यूटी होगा तो यूटीजीएसटी। बाकी लॉ में भी कोई अंतर नहीं, सेम ही लिखा है।
बार बार यूटी बार बार बोलने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अब पहले तो ये पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा होगा, एक बार देख लेते हैं, इतना देख लेते हैं आज के लिए। जीएसटी एक्ट, जीएसटी इज कवर्ड अंडर 5 लेजिस्लेशन। कौन कौन से 5 हैं जरा देखिएगा। सेंट्रल जीएसटी एक्ट, स्टेट जीएसटी एक्ट, इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्ट एंड यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट। और भी कुछ बच गया क्या? कौन सा बच गया? जीएसटी कंपनसेशन टू। समझ में आया? आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट? जी बिल्कुल, जैसे इन्होंने कुछ, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। इनका क्वेश्चन है कि अगर कोई यूनियन टेरिटरी भी है और स्टेट भी है, जैसे मैंने दिल्ली की बात करी, तो वहां पे विद इन दिल्ली, दिल्ली का ही, दिल्ली में ही अगर माल बेचा जाएगा तो बिल में क्या लगेगा? मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं सभी बच्चों को, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा कि सीजीएसटी यूटीजीएसटी लगेगा? सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, क्योंकि खुद की स्टेट गवर्नमेंट है तो वो कह रही वो मैनेज कर लेगी, ठीक है। तो जो ऐसी यूटीज हैं दिल्ली और पुडुचेरी, वहां पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। और कोई डाउट किसी का? नहीं? चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाय बाय।